Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 9 of your history book Kings and Chronicles, जिसमें हम पढ़ रहे थे मुगल कोर्ट्स के बारे में। इसी का आज हम पार्ट 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। इन केस आपने हमारे इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। ओके, सो our first topic for today is the imperial household, यानी कि हम पढ़ेंगे कि जो मुगल हाउसहोल्ड था वो कैसा होता था। The word harem is frequently used to refer to the domestic world of Mughals। अब harem वर्ड जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? मुगल्स के डोमेस्टिक वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके हाउस होल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ये ओरिजिनल जो आया है ये ओरिजिनेट हुआ है पर्शियन वर्ड से, हरम से, जिसका मीनिंग है सेक्रेड प्लेस। The Mughal household consisted of the emperor's wives and concubines, his near and distant relatives। अब जो मुगल हाउसहोल्ड था उसमें कौन आता था? जैसे कि जो एम्परर था उसकी वाइफ्स आती थी, ठीक है। उसके अलावा जो उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स होते थे जैसे कि मदर, स्टेप एंड फॉस्टर मदर, सिस्टर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, एंड्स, चिल्ड्रन, ये सब आते थे। उनके अलावा सर्वेंट्स भी इनमें इंक्लूडेड होते थे। पॉलीगैमी उस टाइम पे बहुत ज्यादा वाइडली प्रैक्टिस करी जाती थी और उस टाइम पे अगर कोई रूलर को किसी दूसरे रूलर को गिफ्ट देना होता था, द गिफ्ट ऑफ टेरिटरी वाज ऑफन अकम्पनीड। तो जब वो अपनी टेरिटरी देते थे किसी दूसरे रूलर को तो उसके साथ, अपनी टेरिटरी के साथ, वो अपनी डॉटर को भी एज अ गिफ्ट दे देते थे। Moving forward, it was through the link of marriage and the relationship that developed as a result of Mughals were able to form a vast kinship network। अब इसी के थ्रू हमें पता लगता है कि ऐसे मैरिजेस कर करके और टेरिटरी अक्वायर कर करके जो मुगल एम्पायर था वो इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया था। इन द मुगल हाउसहोल्ड अ डिस्टिंक्शन वाज मेंटेन्ड बिटवीन वाइव्स हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज। अब जो वाइफ्स रॉयल फैमिली से आती थी और जो दूसरी वाइफ्स होती थी उनके बीच में एक डिस्टिंक्शन होता था। रॉयल फैमिली की वाइफ को बेगम कहते थे और जो दूसरी वाइफ होती थी जो कि सिंपल घरों से आती थी उनको आगाज कहा जाता था। द बेगम्स मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल्स एज डावर, यानी कि जो बेगम्स होती थी वो शादी से पहले बहुत सारा कैश रिसीव करती थी एज अ डावर। मैरिज करने से पहले नेचुरली रिसीव्ड अ हायर स्टेटस एंड ग्रेटर अटेंशन, इसलिए उनको एक हायर स्टेटस मिलता था बेगम को और ज्यादा अटेंशन उनको मिलती थी एज कंपेयर टू आगाज। द कॉन्क्यूबेंस अगच्चा द लेसर आगा ऑक्यूपाइड द लोएस्ट पोजीशन, यानी कि अब जो आगा होती थी उनको कम पोजीशन दी जाती थी, जिनको अगच्चा भी कहा जाता था इस हिरार्कियल ऑर्डर में रॉयल्टी के। They all received monthly allowances in cash। अब जो भी आगा होती थी या अगच्चा होती थी या फिर बेगम होती थी उन सबको कैश की फॉर्म पे रॉयल्टी दी जाती थी, सप्लीमेंटेड विद गिफ्ट्स। उसके अलावा गिफ्ट्स भी देते थे उनके स्टेटस के हिसाब से, यानी कि बेगम को कुछ ज्यादा स्पेशल गिफ्ट्स दिए जाते थे एज कंपेयर टू आगा एंड अगच्चा। The aga and the अगच्चा could rise in the position of a बेगम, यानी कि आगा और अगच्चा जो होती थी वो बेगम की पोजीशन पे आ सकती थी। किस पे डिपेंड होता था? लेकिन वो हस्बैंड की विल पे, यानी कि हस्बैंड की चॉइस पे, और इस पे भी कि उनकी ऑलरेडी 4 वाइफ्स तो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम वाइफ्स न्यूमरस मेल एंड फीमेल स्लेव्स पॉपुलेटेड द मुगल हाउसहोल्ड। इसके अलावा अब इतनी सारी वाइफ्स तो थी ही, उसके अलावा बहुत सारे स्लेव्स भी मुगल हाउसहोल्ड में होते थे। स्लेव एंड जूस, जिसको ख्वाजा सारा कहा जाता था, मूव बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ ऑफ हाउसहोल्ड, यानी कि अब जो स्लेव्स थे वो एक्सटर्नल और इंटरनल लाइफ दोनों का ध्यान रखते थे। वो गार्ड्स का काम करते थे, सर्वेंट्स का काम करते थे। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज enabled important women of the मुगल हाउसहोल्ड टू कमीशन बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स, यानी कि जो वुमेन होती थी उनका रिसोर्सेज पे भी कंट्रोल होता था, जैसे कि बिल्डिंग्स और गार्डन्स पे। एन इंटरेस्टिंग बुक गिव अस अ ग्लिम्स इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ मुगल्स इज द हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा की बुक है जिसको किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। उन्होंने जो हाउसहोल्ड है मुगल एम्पायर का उसी को डिस्क्राइब किया है। गुलबदन वाज द डॉटर ऑफ बाबर। गुलबदन कौन थी? बाबर की डॉटर थी, हुमायूं की सिस्टर थी और अकबर की एंट थी। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है डिटेल में कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या क्या टेंशन अराइज होते रहते थे और कैसे वो आपस में मेडिएट करते थे और रिजॉल्व करते थे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को। अब हम बात करेंगे द एम्पेरिकल ऑफिशियल्स, यानी कि कौन कौन से एम्पेरिकल ऑफिशियल्स, यानी कि किंग के कोर्ट में कौन कौन से ऑफिसर्स किस किस को रिक्रूटेड थे और उनकी क्या रैंक थी।
वन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वाज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि ऑफिसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। द नोबिलिटी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। अब ये जो ऑफिसर्स होते थे अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से लिए जाते थे, ताकि जो क्या कहते हैं एक डाइवर्सिटी बनी रहे, और कोई भी एक अगर सिमिलर ग्रुप के ही ले लेंगे, एक ही कास्ट या एक ही रिलीजन के ले लेंगे, तो आपस में यूनिटी दिखा के किंग की पोजीशन को चैलेंज कर सकते थे। तो इसीलिए डाइवर्सिटी मेंटेन करी जाती थी ताकि कोई भी किंग की अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके। द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वाज डिस्क्राइब्ड एज द बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जितने भी ऑफिसर रैंक के लोग थे मुगल कोर्ट में उनको क्या माना जाता था, बुके ऑफ फ्लावर्स यानी कि गुलदस्ता भी कहा जाता था, जो कि जिनको एम्परर एक साथ संभाल के रखता था और जो कि लॉयल्टी की वजह से एक साथ बंधे रहते थे। टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन origin entered the empirical service from 1560 onwards। अब दो नए ग्रुप आए 1560 से। कौन से थे वो ग्रुप्स? द राजपूत एंड द इंडियन मुस्लिम। मेंबर ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लाइन टुवर्ड्स एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी। इसके अलावा जो हिंदू कास्ट के लोग थे वो भी धीरे धीरे अकाउंटेंसी सीखने लगे, पर ऑल्सो प्रमोटेड, उनको भी किंग ने प्रमोट किया। अ फेमस एग्जाम्पल बीइंग अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? राजा तोडरमल, जो कि क्या थे? एक हिंदू मेंबर थे और खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस हेल्ड रैंक, यानी कि जो जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होती थी या रैंक्स होती थी उनको कहा जाता था मनसब्स। कंप्राइजिंग टू न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन, दो डेजिग्नेशन इनको दी जाती थी। कौन सी? पहली थी जत, which was an indicator of position in which the empirical hierarchy and the salary of the official। मनसबदार यानी कि जो ऑफिशियल होता था उसको क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। एंड सवार which indicates the number of horsemen, यानी कि जो हॉर्समैन होते थे, यानी कि जितने जो ऐसे लोग होते थे जो कि घुड़सवार जिनको हम कहते हैं उनको क्या कहा जाता था? सवार कहा जाता था, और इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। द नोबल्स पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री कैंपेन्स विद देयर आर्मीज एंड ऑल्सो सर्व्ड ऑफिसर्स एट द एम्पायर इन द प्रोविंसेस, यानी कि जो नोबल्स होते थे वो एम्पायर में भी अलग अलग प्रोविंसेस में किंग की हेल्प करते थे। दे वर टू अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एट द सेंटर। इनके अलावा दो और मिनिस्टर्स थे, वो कौन थे? पहला था दीवाने आला जिसको फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है, दूसरे थे सदर और सुदूर जो थे मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, या फिर मदद ए मैश जिसको कहा जाता था। और इनको क्या काम दिया जाता था? लोकल जजेस को और काजीज को अपॉइंट करना। अकबर विद दीज एंड अदर एडवाइजर्स, अब अकबर जो थे इनकी और जो बाकी एडवाइजर्स थे उनकी मदद से ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभालते थे एम्पायर का। अ पर्सन विशिंग टू ज्वाइन द सर्विस पिटिशन थ्रू द नोबल, यानी कि नोबल के थ्रू अगर कोई पर्सन ज्वाइन करना चाहता था तो उसको पहले नोबल को बताना पड़ता था, जो कि एम्परर के पास ये विश लेके जाता था, और फिर एम्परर क्या कहते हैं अगर सूटेबल लगता था वो एप्लीकेंट तो एम्परर उसको रिक्रूट कर लेते था। अब बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर की, इंफॉर्मेशन कैसे सर्कुलेट होती थी एम्पायर के अंदर। द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट डिटेल्ड रिकॉर्ड्स वाज अ मेजर कंसर्न ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एग्जैक्ट और डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। द मीर बख्शी सुपरवाइज द कॉर्प्स ऑफ द कोर्ट राइटर्स, यानी कि अब एक पर्सन होता था कौन? मीर बख्शी, जो कि क्या देखता था कि जितने भी राइटर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं वो सब कैसे प्रिजर्व की जाए। हु रिकॉर्डेड ऑल एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स, सारे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स ये प्रिजर्व करके रखते थे कोर्ट के, जिनको क्या कहा जाता था? एम्पेरिकल ऑर्डर, फरमान भी इनको कहा जाता था। उसके अलावा एजेंट्स जिनको वकील कहते थे, जो कि नोबल्स के वकील होते थे, एंड रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती थी, जो भी कोर्ट में डिसीजन लिए जाते थे उनको रिकॉर्ड करता था कौन? वकील। अंडर द हेडिंग न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट, और ये किस हिसाब से छपती थी? इस हेडिंग में छपती थी न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट, यानी कि अखबारत ए दरबार मौला विद द डेट एंड टाइम ऑफ द कोर्ट सेशन। इसमें क्या लिखा जाता था? डेट और टाइम भी इंक्लूडेड होता था कोर्ट के सेशन का। द अखबारत कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो अखबारत होता था उसमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन होती थी, जैसे कि अटेंडेंस एट द कोर्ट, कितनी अटेंडेंस रही, ग्रांट ऑफ ऑफिसेज एंड टाइटल्स, किसको क्या ऑफिस मिला, क्या टाइटल किसको मिला, डिप्लोमेटिक मिशंस, कौन कौन से डिप्लोमेटिक मिशंस पे उन्होंने डिसीजन लिया, प्रेजेंट्स रिसीव्ड और द इंक्वायर्स मेड बाय द एम्परर, कौन कौन से प्रेजेंट एम्परर ने रिसीव करे और कौन कौन से डिसीजंस उन्होंने लिए, और उसके अलावा ऑफिसर्स की हेल्थ के बारे में। न्यूज रिपोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ, यानी कि अब ये न्यूज रिपोर्ट पूरे एम्पायर में फैल जाती थी। ऑफ द रीजन्स अंडर द मुगल रूल बाय एम्पेरिकल पोस्ट के थ्रू।
राउंड द क्लॉक रिलेज ऑफ फुट रनर्स, यानी कि अब आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि मैसेज पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जिनको क्या कहा जाता था, पथमार कहा जाता था, जो कि पैदल जाते थे। कैरीड पेपर्स रोल्ड अप इन बैम्बू कंटेनर्स, अब हमने देखा है कि बैम्बू कंटेनर्स में ऐसे लंबे से बैम्बू कंटेनर्स होते हैं और उनमें कोई रोल किया हुआ लेटर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसको कसीदा कहा जाता था, जो पर्सन उसको लेके जाता था। मूविंग फॉरवर्ड अब बात करेंगे बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था। द डिविजन ऑफ फंक्शंस एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर वाज रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस, यानी कि जो भी डिसीजन सेंटर में लिए जाते थे उनका असर स्टेट सूबास पे भी दिखता था, वेयर द मिनिस्टर्स हैड देयर कॉरस्पॉन्डिंग सबऑर्डिनेट्स, जहां पे सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट किया गया था, जिनको दीवान, बख्शी और सदर भी कहा जाता था। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर, यानी कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था सूबेदार, हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर, जो कि अपने सूबे की सारी न्यूज एम्परर को देता था। द सरकार्स इनटू व्हिच ईच सूबा वाज डिवाइडेड ऑफन ओवरलैप्ड विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द फौजदार्स, यानी कि वहां पे फौजदार्स भी होते थे जिनको कमांडेंट्स कहा जाता था, who were deployed with the contingents of the heavy cavalry and mustaqirs in the district, यानी कि उनको कैवलरी भी दी जाती थी अपने प्रोटेक्शन के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अकबर वाज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच एन एम्बेसी टू गोवा इन टू इनवाइट जसूट प्रीस्ट। अब जो अकबर थे वो क्रिश्चियनिटी को लेके बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गए थे, उनका बहुत इंटरेस्ट बन गया था, तो उन्होंने अपना एक पर्सन कहाँ भेजा, गोवा में, ताकि वो वहां से किसको बुला के लाए, जसूट प्रीस्ट को। जसूट प्रीस्ट क्या होते हैं, मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस, यानी कि जीसस की सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको जसूट कहा जाता है, तो जसूट प्रीस्ट को बुलाया गया। द फर्स्ट जसूट मिशन रीच्ड द मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सीकरी 1580 एंड स्टेड फॉर अबाउट 2 years, यानी कि जो पहला जसूट मिशन था वो मुगल कोर्ट पहुंचा कब, फतेहपुर सीकरी में 1580 के टाइम पीरियड में, और 2 साल वहां रहा। जसूट स्पोक टू अकबर अबाउट क्रिश्चियनिटी, फिर जसूट ने क्रिश्चियनिटी के बारे में अकबर को आके बताया। एंड डिबेटेड इट्स वर्च्यूज विद द उलमा, और जो उनका अपना उलमा था उसका और क्रिश्चियनिटी के वर्च्यूज को कंपेयर किया गया। द जसूट अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन द पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड शेड लाइट ऑन द कैरेक्टर एंड माइंड ऑफ द एम्परर, यानी कि जितने भी जसूट के अकाउंट्स हैं उससे हमें एम्परर के बारे में काफी कुछ पता चलता है, उनके कैरेक्टर और उनके माइंड के बारे में काफी कुछ पता चलता है। एट पब्लिक असेंबलीज द जसूट वर असाइंड प्लेसेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अकबर्स थ्रोन, यानी कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता था या पब्लिक असेंबली होती थी तो जसूट को बहुत पास बिठाया जाता था एम्परर के। दे अकम्पनीड हिम ऑन हिज कैंपेन्स, इसके अलावा जो जसूट्स होते थे वो एम्परर के साथ उनके कैंपेन्स में जाते थे। ट्यूटर्ड हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों को ट्यूशंस देते थे। एंड वर ऑफन कंपेनियंस ऑफ हिज लीजर आवर्स, और जो एम्परर के जो खाली टाइम होता था, लीजर आवर्स होते थे, उनमें उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक्ड आफ्टर एट द लेवल ऑफ द परगाना, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट को परगाना कहा जाता था और वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता था बाय 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर्स। अब कौन देखते थे, 3 ऑफिसर्स होते थे। पहला था कनूंगो, जिसको कीपर और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो कि देखता था। दूसरा था चौधरी, जो कि किसका इंचार्ज था, रेवेन्यू कलेक्शन का। एंड द थर्ड वाज द काजी। अब ये जितने भी डिपार्टमेंट थे एडमिनिस्ट्रेशन के, इनको सपोर्ट करने के लिए स्टाफ चाहिए होता था, क्लर्क्स चाहिए होते थे, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स, जो कि अलग अलग फंक्शन को कैरी आउट कर सके। इसके अलावा द मुगल क्रॉनिकल्स यूजुअली पोर्ट्रेट द एम्परर एंड हिज कोर्ट एज कंट्रोलिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, यानी कि जो मुगल क्रॉनिकल्स है उनमें क्या गिवन है कि कैसे मुगल कोर्ट को कंट्रोल करता था पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मूविंग फॉरवर्ड अब बात करेंगे बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, यानी कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट क्या था। राइटर्स ऑफ द क्रॉनिकल्स लिस्ट मेनी हाई साउंडिंग टाइटल्स अज्यूम्ड बाय मुगल एम्परर्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मुगल एम्परर्स को बहुत सारे टाइटल्स ग्रांट किए जाते थे, जैसे कि क्या टाइटल्स हो गए, जैसे कि शहनशाह, शहनशाह कहते थे किंग ऑफ किंग्स को। द स्पेसिफिक टाइटल्स अज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल किंग्स अपॉन असेंडिंग द थ्रोन, यानी कि एक बार थ्रोन पे जब कोई किंग बैठ जाता था, जैसे कि जहांगीर का अब हम एग्जांपल लें, उनको क्या कहा गया था, वर्ल्ड सीजर, और शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां को कौन सा टाइटल दिया था, किंग ऑफ द वर्ल्ड। द क्रॉनिकलर्स ऑफन ड्रू ऑन दीज टाइटल्स एंड देयर मीनिंग्स टू रिट्रीट द क्लेम्स ऑफ द मुगल एम्परर, यानी कि क्रॉनिकल्स में क्या बताया गया है कि टाइटल के थ्रू
जो किंग्स थे अपने आप को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते थे और कितना उनका कंट्रोल था वो भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते थे। येट द सेम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रीज प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इसके अलावा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत कुछ गिवन है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स, और उनके स्टेट्स में आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहते थे या फिर बियॉन्ड बाउंड्रीज अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट होते थे, ये भी क्रॉनिकल्स में गिवन है। दीज रिफ्लेक्ट सम टेंशन एंड पॉलिटिकल राइवलरी अराइजिंग फ्रॉम कंपीटिंग रीजनल इंटरेस्ट, यानी कि इससे हमें पॉलिटिकल राइवलरी का भी पता चलता है। अब हम बात करेंगे द सफाविद्स एंड द कनकधार्स। अब कनकधार कौन होते थे और सफाविद कौन होते थे? The political and diplomatic relations between Mughal kings and the neighboring countries of Iran and Turan hinged on the control of the frontier defined by Hindu Kush mountains and separated Afghanistan from the regions of Iran and Central Asia। अब जो हिंद कुश माउंटेन्स थे वो किसको सेपरेट करते थे? अफगानिस्तान को सेपरेट करते थे किससे? सेंट्रल एशिया से, ठीक है। All conquerors who sought to make their way into the Indian subcontinent had to cross Hind Kush। अब जो भी इंडिया में आना चाहता था उसको हिंद कुश पार करके आना पड़ता था। A constant aim of Mughal policy was to ward off the potential danger by controlling strategic outpost। अब मुगल एम्पायर की ये कोशिश रहती थी कि वो जितनी भी उनके आउटपोस्ट हैं, बॉर्डर हैं, उनका ध्यान रखें। नोटेबली काबुल एंड कनाधार। अब ये दो मेजर जो आउटपोस्ट थी वो कौन सी थी? काबुल और कनाधार। कनाधार वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सफाविद्स एंड मुगल्स, यानी कि कनाधार की वजह से सफाविद और मुगल में कॉन्टिन्यूअस टेंशन रहती थी। व्हाइल द सफाविद कोर्ट रिटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मुगल्स, इट कंटिन्यूड टू स्टेक क्लेम्स ऑन कनाधार, यानी कि सफाविद्स बार बार क्या कहते थे कि कनाधार का एरिया हमारा है। अब बात करेंगे द ओटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड, यानी कि ओटोमन्स कौन थे और पिलग्रिमेज और ट्रेड कैसे चलता था। द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड द ओटोमन्स वर मार्क्ड बाय द कंसर्न्स ऑफ to ensure free movement for merchants and pilgrims in the territories under Ottoman control। अब ओटोमन जो लोग थे उनके कंट्रोल के अंदर भी पिलग्रिमेज आते थे और ट्रेड सेंटर्स आते थे, इसीलिए मुगल्स ने उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म करके रखे थे। द मुगल एम्परर यूजुअली कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्चेंटाइज टू एडन एंड मोखा, बोथ रेड सी पोर्ट्स। अब दो पोर्ट्स थे, एडन और मोखा, ठीक है, जो कि रेड सी के पास थे। अब वहां पे जो मुगल एम्परर्स थे वहां पे कंटिन्यूअसली उनको ट्रेड करना पड़ता था एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स ऑफ द सेल्स इन चैरिटी टू द कीपर्स ऑफ द श्राइन्स एंड रिलीजियस मैन देयर, यानी कि अब किंग क्या करते थे, जितने भी वहां पे रिलीजियस मैन होते थे उनको, या फिर जितने भी श्राइन्स होते थे, रिलीजियस टेम्पल्स होते थे, वहां पे गिफ्ट्स देते रहते थे ताकि वहां पे उन लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे बने रहे। व्हेन औरंगजेब डिस्कवर्ड केसेस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स सेंट टू अरेबिया, अब जब ये बात औरंगजेब को पता लगी, ही फेवर्ड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया व्हिच ही थॉट वाज एज मच एज अ हाउस ऑफ गॉड एज मक्का। तो उन्होंने कहा इंडिया में भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जितना मक्का हाउस ऑफ गॉड है हमारे लिए उतना ही इंडिया की रिलीजियस प्लेसेस भी हैं। अब बात करेंगे जसूट्स एंड द मुगल कोर्ट, यानी कि जसूट्स कौन थे और मुगल कोर्ट में उनका क्या रोल था। यूरोप रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट्स ऑफ जसूट मिशनरीज। जैसे मैंने बताया जसूट मिशनरीज के थ्रू, जिनसे मुगल एम्परर्स टीचिंग लेते थे, उनके थ्रू जो क्या कहते हैं यूरोप के लोग थे उन्हें मुगल कोर्ट के बारे में पता चला, जैसे कि अलग अलग ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स, डिप्लोमैट्स और जसूट मिशनरीज, इन लोगों के थ्रू पता चला उन्हें मुगल कोर्ट के बारे में। अब जसूट्स ने जो भी अकाउंट्स लिखे थे मुगल कोर्ट के बारे में वो किसने पढ़े? यूरोपियन राइटर्स ने। फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ अ डायरेक्ट सी रूट, अब इससे क्या पता चल गया उनको कि एक डायरेक्ट सी रूट है जो कि इंडिया को जाता है। पोर्टुगीज मर्चेंट्स एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन इन कोस्टल सिटीज, तो जितने भी पोर्टुगीज लोग थे वो ट्रेड करना शुरू कर दिया उन्होंने इंडिया के अंदर। द पोर्टुगीज किंग वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, उसके अलावा वो क्या चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन इंडिया में हो, इंडिया में क्रिश्चियनिटी बढ़े, विद द हेल्प ऑफ मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस, और इसमें उन्होंने किसकी हेल्प ली? मिशनरीज की हेल्प ली। द हाई रिस्पेक्ट शोन बाय अकबर टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ द जसूट मिशन इम्प्रेस देम डीपली, यानी कि जो अकबर जसूट मिशनरीज को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे उससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। दे इंटरप्रेटेड द एम्परर्स ओपन इंटरेस्ट इन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एज अ साइन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ देयर फेथ, यानी कि उनको ऐसा लगा कि शायद अकबर हमारे फेथ को, हमारे रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो इतना होल हार्टेडली उसको समझने की
कोशिश कर रहे हैं। अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट्स, यानी कि अब अकबर का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करे, बस वो क्या चाहते थे कि उन्हें सभी रिलीजन्स की नॉलेज हो, वो एक अपना ओपन आउटलुक रखना चाहते थे। लेकिन इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई इन दी इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी बिटवीन लर्न्ड मुस्लिम्स, हिंदूज, जैन्स, पर्शियंस एंड क्रिश्चियंस, यानी कि सबके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अकबर्स रिलीजियस व्यूज matured as he queried scholars of different religions and sects and gathered knowledge about their doctrines, यानी कि अकबर की जो नॉलेज है धीरे धीरे बढ़ती रही जैसे वो अलग अलग रिलीजन के लोगों से बात करते रहे। इंक्रीजिंगली ही मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वेज, धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि इस्लाम में कितने ऑर्थोडॉक्स वेज हैं और वो धीरे धीरे उनसे दूर होना शुरू हो गए। अंडरस्टैंडिंग रिलीजन टूवर्ड्स अ सेल्फ कंसीव्ड इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ डिवाइन वर्शिप फोकस्ड ऑन लाइट एंड द सन, फिर उन्हें पता चला कि हाँ भगवान एक ही है और उन्होंने उसी एक डिवाइन लाइट पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज यहीं पे एंड होता है। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।